नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कर्मानंद आर्य, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में कार्यरत हूं। आज वैसे तो मुजफ्फरपुर मेरा कई बार आना जाना हुआ है, लेकिन आज एक विशेष प्रयोजन से अस्मिता विमर्शों पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन, सेमिनार का आयोजन यहाँ पर हुआ। और ये ऐतिहासिक रहा मेरे लिए कि बहुत सारे चिंतकों, बुद्धिजीवियों से जिनसे मैंने साहित्यिक तौर पे जुड़ा रहा, परिचित रहा, जिनको मैं पढ़ता रहा, उनको देखने समझने का मौका मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंगीभूत महाविद्यालय ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में आज मैं यहाँ पर आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पर जो कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, इसके लिए भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, खासकर हमारे बच्चों के लिए। तो आज मैं विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में अस्मिता विमर्शों की ज़रूरत विषय पर कुछ बातें रखना चाहूँगा। मित्रों, चूँकि साहित्य का मैं विद्यार्थी हूँ और जो साहित्य है वो हमारी संवेदना के क्षेत्र को बहुत विस्तारित करता है, बहुत बड़ा करता है और हमारे सोचने समझने की क्षमता का विकास करता है। इतना ही नहीं, साहित्य का जो प्रभाव होता है वो बहुत दीर्घकालिक होता है। चूँकि मनुष्यता के विकास के साथ जब बच्चे ने पहली किलकारी ली होगी, उस किलकारी के साथ जो पहली बात आई होगी, जो रोया होगा, वो भी गीतात्मक रहा होगा। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चे जब छोटी अवस्था में होते हैं, उनके बालपन में होता है, तो सबसे पहले वो कविताएं याद करते हैं। साहित्य का लगाव हम उसी कविता से, उसी गीत से, उसी गुनगुनाने की धुन से हम देख सकते हैं। जो हमारा वर्तमान है उसमें साहित्य के पढ़ने पढ़ाने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि हमारा जो समय है वो हमें संवेदनात्मक बनाता है। हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि हमारा जो आदिकाल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है, और आधुनिक काल से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो समकालीन साहित्य है उसने लगातार अपने चिंतन मनन से साहित्य को बहुत समृद्ध किया है। हम देखते हैं आदिकाल का जो साहित्य था, जहाँ पर सामंती प्रवृत्तियाँ थी, वीरगाथात्मक काल था, वहीं पर भक्ति और रीति का जो संयोजन है वो मध्यकाल में दिखाई देता है। मध्यकाल से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आधुनिकता का प्रश्रय आता है, मशीनें आती हैं और एक तरीके से ईश्वर की जगह मनुष्य स्थापित होता है। और मनुष्य स्थापित होता है तो पहली बार मनुष्यों की बातचीत होती है। मनुष्यों में जो साहित्य, संगीत और कला हीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणमना खादंत पि जीवमाना तद्भाग देयम परमम पशु नाम, यानी कि मनुष्य होने के जो मायने हैं, जो ईश्वर की सत्ता थी उसको नकार करके जो मनुष्य की सत्ता आई और साहित्य वहाँ सर आगे बढ़ा। और हम देखते हैं, हमारे विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से जान पाएंगे कि कैसे भारतीय युग आता है, द्विवेदी युग आता है, छायावाद आता है, छायावाद तो उत्तर काल आता है, और उसके बाद फिर समकालीन साहित्य की शुरुआत होती है। जो मैं जहाँ से बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो समकालीन साहित्य जो जिसकी शुरुआत 1970 और 80 के दशक में होती है, उसने बृहत्तर भारतीय समाज को बहुत बड़े रूप में परिवर्तित किया। मैं देखता हूँ समाज के अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं, जो किसी कारण से साहित्य का अंग नहीं बन पाए थे, समाज का अंग थे, उनकी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपलब्धि होती है, उनका लिखना पढ़ना आता है। और उस प्रमुख विमर्शों में हम देखते हैं स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, थर्ड जेंडर, पर्यावरण विमर्श, और अभी इस तरह के बहुत सारे विमर्शों की शुरुआत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विमर्श क्या होते हैं। विमर्श का अर्थ होता है किसी भी विषय पर प्रकृष्ट रूप से बातचीत करना, यानी कि चिंतन मनन की प्रणाली को विकसित करना, यानी कि वाद विवाद और संवाद की स्थितियों से उस तरफ पहुंचना। हम चूंकि जानते हैं कि स्त्री का संघर्ष अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है, और भारत में जिस तरह की शास्त्रीय परंपरा रही है, वहाँ पर स्त्री दोयम दर्जे का शिकार रही है। इसीलिए स्त्रियों के एक बड़े समूह ने अपनी आत्माभिव्यक्ति को कविताओं में, आत्मकथाओं में, उपन्यासों और कहानियों में व्यक्त करने की कोशिश की। जब हम भक्ति काल में जाते हैं तो मीरा को देखते हैं, लेकिन आधुनिक काल में जब आते हैं तो एक तरीके से महिलाओं की हमें भीड़ दिखाई देती है, जो अलग अलग तबके से आती हैं, अलग अलग संप्रदायों से आती हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाली हैं, अलग अलग उनका वैचारिक और आर्थिक खेमा है, और वो अपनी अभिव्यक्तियां करती हैं। और उन अभिव्यक्तियों में जो स्त्री की दशा है, चूंकि भारतीय युग में काफ़ी बात होती है, द्विवेदी युग में और बढ़ करके बात होती कि स्त्री की दशा सुधरनी चाहिए, लेकिन उन स्त्रियों की जो रियल स्थिति है, जब अस्मिता विमर्शों की बात शुरू होती है, एक बड़ा दायरा निकल के आता है। मैत्रेयी पुष्पा जैसे लोग आते हैं,
अनामिका जैसे लोग आते हैं। यहीं मुजफ्फरपुर की रहने वाली बहुत सारी लेखिकाएं हैं जिनका जिक्र लगातार साहित्य और इसमें होता रहता है। तो ये जो दायरा है, दायरा बहुत विस्तारित करता है। और स्त्री की अपनी संवेदना है, जो उसकी अपनी आत्मानुभूति जो है, जो जो स्त्री घर में केवल वो बच्चा पैदा करने की मशीन बनकर रह गई थी, जो साहित्य और संवेदना में उस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पा रही थी, जो वो अंदर क्या सोचती है उस चीज को अभिव्यक्ति नहीं मिल पा रही थी। एक तरीके से जो मध्य वर्ग का उदय हो रहा था, उसके साथ स्त्री की अस्मिता आगे बढ़ती है और उसी का परिणाम है। ये धन्यवाद देना होगा बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमारी बच्चियां आज स्कूलों में पढ़ने के लिए निकल रही हैं, कॉलेजों महाविद्यालयों में पढ़ ही नहीं रही हैं, टॉप कर रही हैं। तो बहुत सारे जो सामाजिक रूपांतरण हुए हैं स्त्रियों के पक्ष में, उसका रूपांतरण हमें हिंदी साहित्य में दिखाई देता है। और आज हिंदी में जो स्त्री साहित्य है उसका बड़ा दायरा दिखाई देता है। दूसरा सबसे बड़ा विमर्श जो अब हमें दिखाई देता है वो है दलित विमर्श। और दलित विमर्श का दायरा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हीरा डोम की जो अभिव्यक्तियां थीं, जो अपने समय में वो ईश्वर से सवाल करते हैं कि जो हमारी ये बुरी स्थिति है, उस बुरी स्थिति से निपटने के लिए हम किसके पास जाएं, भगवान भी हमारी नहीं सुनता है तो आखिर कौन सुनेगा, वो किससे ये प्रार्थनाएं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो लगातार दायरा बढ़ता है, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बैचैन, अजय नावरिया, और बिहार का नाम लें तो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जिनका हाल में ही निधन हुआ है, बुद्ध शरण हंस जी। और बिहार में दलित साहित्य को बहुत आगे तक ले जाने वाले मुसाफिर, डॉक्टर मुसाफिर बैठा, बिपिन बिहारी, अरविंद पासवान, वैद्यनाथ हीराम, बिपिन टाइगर जैसे बहुत सारे ऐसे, लहूबलाल अलकहा। और बृहत्तर बिहार को देखें तो उसमें कावेरी हो गई, दयानंद बटोही जी हो गए, प्रहलाद चंद दास जैसे लोग हो गए, जिन्होंने दलित साहित्य के दायरे को बहुत विस्तारित किया है। और सदियों की जो सताई हुई वंचित जनता थी, जाति के आधार पर जिनको उत्पीड़ित किया गया, उनकी अभिव्यक्तियां आत्मकथाओं के रूप में, कहानियों के रूप में, उपन्यासों के रूप में आई। और अब दलित साहित्य अपने आप में एक स्थापित विधा के रूप में स्थापित हो चुका है। तो दलित साहित्य ने एक तरीके से ललित साहित्य के विरुद्ध बिगुल फूंक करके एक समावेशी समाज को बनाने की जो संकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की है, उसमें ये महाविद्यालय भी बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। इस महाविद्यालय ने इस विषय पर संगोष्ठी आयोजित करके अपने आप में बहुत सराहनीय काम किया। और मुझे लगता है विद्यार्थियों के बीच में जो संवेदना पहुंचेगी, जो ज्ञान पहुंचेगा, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसी के साथ एक और विमर्श जो प्रमुख रूप से अभी उभरा है 1997 के बाद, जिसको हम लोग आदिवासी विमर्श कहते हैं। जल जंगल जमीन की बात तो हमारे यहाँ से पहले भी होती रही है, लेकिन उनके संरक्षण की बात, प्रकृति के साथ अपने तादात्म्य की बात, या जो होता है जिसको हम ऐसा कहते हैं कि जो पीछे छूट गया समाज है, उसके साथ जुड़ने की जो बात आदिवासी साहित्य करता है, उसमें मैंने अब एक हिंदी साहित्य के दायरे को बहुत बड़ा किया है। और उस दायरे में अभी जैसे हम नाम लेते हैं निर्मला पुतुल का, जसिंता केरकेट्टा को, वंदना टेटे का, अनुज लुगुन का, और इस तरह से जो नए युवा कवि हैं वो इस साहित्य और संवेदना की दुनिया को बहुत विस्तारित कर रहे हैं। आज का जो समय है उसमें हम ग्लोबल विलेज के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, वैश्विक मानव के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। बाजार की बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हम तक पहुंच रही हैं, बाजार हमारे घरों तक सारे सामान को पहुंचा दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता के लेवल पे हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हम उस आदमी को उतना स्पेस नहीं दे पा रहे हैं जो कहीं पीछे छूट गया है। तो ये जो अस्मिता विमर्श हैं, इन अस्मिता विमर्शों ने साहित्य के दायरे को, समाज के दायरे को एक विस्तार प्रदान किया है। और ये बहुत सुकूनदायक है। समाज के अलग अलग वर्गों के लेखक अब आ रहे हैं, अलग अलग सोच के लोग आ रहे हैं, अलग अलग चिंतन परंपराओं के लोग आ रहे हैं। और ये जो वैचारिक सरणी बुद्ध, फुले, अंबेडकर से होकर के आती थी, वो बिरसा मुंडा तक आदिवासी विमर्श को लेकर के जाती थी, उसमें अब बहुत बड़ा विस्तार देखने को मिल रहा है। तो मैं संक्षेप में अपनी यही बातें कह रहा हूँ। बहुत बहुत आभार इस महाविद्यालय का। शुक्रिया।